द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस। बोलिए मेरे साथ, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू डू business. Here business means profit. So if business comes into existence, it is for making what? Profit or loss? Profit. तो बिजनेस जो है वो किस लिए बनाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या उसके अलावा उसका कोई और दूसरा बिजनेस है? नहीं। तो बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ट्यूटर अकेडमी एंड टुडे वी लर्न सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड उसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, या यूँ कहिए जिसके कारण बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है, उसको कहते हैं प्रॉफिट। तो बेसिकली हमने बिजनेस में ये समझा कि हम बिजनेस क्यों अर्न करते हैं, हम बिजनेस में क्यों जाते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। तो प्रॉफिट हम कैसे कमाते हैं? हमारी कमोडिटीज़, हमारे गुड्स को बेच करके। तो अगर हमने कोई चीज़ सस्ते में बेची या खरीदी, यानी कि अगर मेरे को आपको कपड़ा बेचना है बराबर, तो मैं वो कपड़ा अगर सस्ते में खरीदूं और वही कपड़ा आपको महंगे में बेचूं, और बीच के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मैंने कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया होगा, अपने शोरूम में लाइट्स लगाई होंगी, आपको ठंडी ठंडी हवा आ सके इसके लिए मैंने एसी भी चालू किया होगा। तो ये सारे खर्चे अगर मैं कम कर दूं, और मैंने जहाँ से या अपना आपको बेचने के लिए कपड़ा प्रोक्योर करा है, वो कपड़ा अगर मैं सस्ते में कमाऊँ और आपको बेचूँ महंगे में, तो कमा लिया ना मैंने प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता क्या है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड अ प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा आपका रेवेन्यू क्या होता है? चीज़ों को बेच करके, हमारे गुड्स को बेच करके आने वाली इनकम, वो सेल्स रेवेन्यू, वो उसमें से मैंने सारा एक्सपेंसेस, बिजनेस को कमाने का जितना भी एक्सपेंसेस है वो लेस कर दिया, तो जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या हो गई? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू हियर रिफर्स टू द सेल्स रेवेन्यू। हमने लास्ट लेक्चर में रेवेन्यू भी पढ़ा था। क्या होता है रेवेन्यू? मैं सब आपको नहीं बताने वाली, देखिए आप वो लेक्चर दोबारा पढ़िए, रिविजिट करिए, एंड अगर आप भूल गए रेवेन्यू क्या होता है तो उसको रिवाइज करिए। ऐसे ही आपके दिमाग में ना अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो कहीं ना कहीं बैठना शुरू होंगी। अब हम एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज़ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है? अब थोड़ा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब जो एंटरप्रेन्योर है या जो ओनर है और जो प्रोप्राइटर है, उसने क्या करा? उसने अपना कैपिटल ला करके बिजनेस में दे दिया, उसने असेट्स भी दे दिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बिजनेस को। वो उसमें से कुछ फिक्स्ड सैलरी उठाएगा, बात बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है, उसने रिस्क लिया है कि हो सकता है उसका पैसा डूब भी सकता था, और डूब जाता तो कहीं ना कहीं उसका वो पैसा ख़त्म हो जाता बराबर, और वो बिज़नेस भी ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने एक डिसीजन लिया कि वो अपना बिज़नेस करेगा, एंड उसने क्या अर्न किया? प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट क्या होता है? वो भी बिज़नेस का। उसने जो कैपिटल बिज़नेस को दिया वो भी बिज़नेस का, और उसको क्या मिल रहा है ये सब कुछ करके? What is he gaining at the end of the day? Everything is for business only, and he knows that business is a separate legal entity. तो ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स ना वो अपने बिजनेस में से थोड़ा सा हिस्सा अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है। थोड़ा अगर उसको गुड्स अपना चाहिए, उसको अगर अपना ही स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ों का, तो उसने वो पर्टिकुलर अपैरल ले लिया और वो यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से जब एक ओनर या जब एक प्रॉपराइटर बिजनेस से गुड्स या मनी यूज़ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या करता है? सबसे पहले वो हमारा कैपिटल कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए करा, तो यानी कि हमने बिजनेस को जो दिया था वो पैसा हमने विड्रॉ कर दिया, जो कैपिटल था उसमें से हमने वो पैसा विड्रॉ कर दिया। सो दैट इज ड्राइंग्स, उसका पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, अगर वो कैश वापस लेता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस का कैश कम हो गया, या अगर वो कोई असेट लेता है बिजनेस का तो कहीं ना कहीं बिजनेस का वो असेट कम हो गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। नेक्स्ट, रिसीट। Receipt is when money is received as a consequence of business transaction. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था when payment is made as a consequence of business transaction.
Will you please let me know in the comment section what is that terminology used? We had discussed in the last lecture, but do you remember? I just want to check. एंड रिसीट्स क्या होता है? कमिंग बैक टू दिस सेशन, रिसीट्स क्या होता है? व्हेन मनी इज रिसीव्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि बिजनेस के चलते अगर मुझे कुछ पैसा मिलता है तो उसको मैं क्या कहती हूँ? रिसीट। तो रिसीट क्या होती है? दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट और दूसरी होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट। पहले रेवेन्यू रिसीट को पकड़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रिकरिंग इन नेचर, यानी कि पक्की बात है वो फिर रिकर होगी। फिर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिसमें बिजनेस डील करता है। तो जिस तरीके से हमारी सेल्स हो गई वो होएंगी, क्योंकि बिजनेस क्यों आया एग्जिस्टेंस में? ताकि वो सेल्स कर सके। तो उससे जो भी रिसीट मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं हमारी कौन सी रिसीट हो गई? रेवेन्यू रिसीट। क्यों? क्योंकि वो रिकरिंग इन नेचर है। इफेक्ट इज शोन ऑन द इनकम स्टेटमेंट, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के जाएंगे। एनीवेज ये क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग अभी इतना याद रखो कि रेवेन्यू रिसीट्स को हम इनकम स्टेटमेंट में लेकर के जाते हैं। एक्सपेंसेस इंक्लूड सेल्स रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द बिजनेस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी जो होता है वो रेकरिंग होता है। हो सकता है आपको हर महीने मिले, हो सकता है आपको क्वार्टरली मिले, हो सकता है आपको बाय एनुअली मिले, या हो सकता है आपको एनुअली मिले। नाउ वील कम टू कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, वंस इन ब्लू मून। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कोई मशीनरी को बेच दिया, अगर आप अपनी मशीनरी को बेच रहे हैं तो वो एक कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का काम उस मशीनरी को खरीदना बेचना नहीं है, वो मशीनरी उसकी असेट थी, वो असेट को वो यूज़ करा था ताकि वो बिजनेस इनकम जनरेट कर सके। तो कैपिटल रिसीट का जो इफेक्ट होता है दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, गेन। तो जब हम ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं या ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनके लिए बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, बिजनेस हम उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बिजनेस को एग्जिस्टेंस में नहीं लाए थे, लेकिन हमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है जिसमें हमको गेन होगा, यानी कि उसको बेच करके हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं गेन। तो अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंट टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर कोई फिक्स्ड असेट है आपके पास, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेट्रो टाइम के टेलीफोन्स है, रेट्रो टाइम के जो टेलीफोन्स होते थे वो बहुत ही पिक्यूलियर स्टाइल के होते थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि तो बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी आर्टिक चीज़ों के बहुत शौक होते हैं, तो वो इनको बहुत हाई प्राइस पर ख़रीदने के लिए रेडी होते हैं। तो अगर कोई आपको इस तरीके का बायर मिल जाता है और आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने क्या बिज़नेस का एक असेट निकाला है। लेकिन आपने पूरा रिलायंस ग्रुप से उस टेलीफोन को बेचने के लिए नहीं खड़ा किया था, आपने इसलिए खड़ा किया था ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? आप वो पर्टिकुलर फ़ोन बेच रहे हैं। तो उस फ़ोन को बेचने से जो भी आपको बिजनेस में ट्रांजैक्शन में इनकम मिलने वाली है उसको हम कहते हैं गेन। बराबर। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस इसका ऑपोजिट होता है द excess of expenses of a period over its related revenue, it's termed as loss। तो अब हमने बिजनेस किस लिए, ये अभी आप वापस आ जाइए, दिस इज क्लोज टू प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का एक्सपेंडिचर ऑपोजिट होता है लॉस। तो लॉस क्या होता है? हमने ना एक्सपेंस इनकर करा, लेकिन वो एक्सपेंस जो है बिजनेस का वो हमारे रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। तो ऐसे अरेंजमेंट में क्या होता है? हमको लॉस होता है, यानी कि मैं बेच कम भाव में रही हूँ और मैं खरीद ज़्यादा भाव में रही हूँ। तो इस तरीके के बिजनेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाते। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। इट डिक्रीजेज इन ओनर्स इक्विटी। तो सीधी बात है, अगर आप जितना पैसा आपने उस चीज़ में लगाया है, उस चीज़ को गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, आप उतनी इनकम भी नहीं जनरेट कर पा रहे हो, उससे भी आप कम इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो एक्सपेंसेस तो आपको पूरी तरीके से पे करने ही पड़ेंगे। तो वो एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं?
अल्टीमेटली वो एक्सपेंसेस फिर आपके कैपिटल से या बिजनेस में जो आपकी कैश रखी हुई है, आपकी पूंजी, उसमें से निकलना शुरू करते हैं. सो इट डिक्रीजेज इन ओनर्स इक्विटी. इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न. आपने कॉस्ट तो इनकर कर ही दिया लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है, तो यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ मोर. सो दिस इज़ नोन एज लॉस. और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और अ फायर एक्सीडेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो इसको कहते हैं लॉस. नेक्स्ट वी हैव वाउचर. वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस का जितना भी ऑडिटिंग का काम होता है वो काफ़ी हद तक वाउचर पर बेस्ड होता है. तो वाउचर क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका सबूत क्या है, तो वो सबूत क्या होता है? वाउचर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, कि इन जनाब ने हमें कैश पे कर दिया है, कल को आप इनके गुड्स, ये प्रोडक्ट, ये वाउचर दे करके इशू कर देना. इफ़ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस एंड व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट अ रिसीट एंड सो ऑन. तो वाउचर क्या होता है? वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि इस बंदे ने या तो पैसे पे कर दिए हैं, या तो इसके पैसे पे करना बाकी है, या तो जब ये पेमेंट कर दे तो आप इसके गुड्स सैंक्शन कर देना. तो ये सारी चीज़ें जब एक वाउचर पे आ जाती है ना, दे एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. नेक्स्ट, कॉस्ट. एक किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपका जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं उसको कहते हैं कॉस्ट. तो सिर्फ मटेरियल का ही नहीं होता, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मटेरियल उसका भी कॉस्ट होता है, और अगर आप वो उस पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़फ़ा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो वो भी हमारा कॉस्ट का पार्ट होता है. नेक्स्ट, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट वो इंसान होता है जो कि अपनी डेट्स, यानी कि जितनी उसने उधारी ली है देने की, अगर वो अपनी इतनी कैपेबिलिटी रखता है तो ऐसे इंसान को कहते हैं सॉल्वेंट. और इनसॉल्वेंट क्या होता है? वो इंसान जो कि अपनी पैसे देने की क्षमता नहीं रखता है. जैसे कि मुकेश अंबानी है. मुकेश अंबानी इज़ अ सॉल्वेंट पर्सन, ही इज़ एबल टू पे हिज डेट. एंड वेयर एज अनिल अंबानी जो है वो इनसॉल्वेंट हो गए, वो अभी अपने पैसा चुटाने की हालत में नहीं रहे. सो पर्सन हु इज़ नॉट इन पोजिशन टू पे हिज डेट्स. नेक्स्ट, बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या होता है? आपने अपने गुड्स क्रेडिट पे किसी को बेचे, तो यानी कि वो क्या हो गया? आपका डेटर हो गया. तो एक मिनट, हाँ, आपने आपके पास कोई इंसान है, उसने कहा उसके पास पैसे नहीं है और आपने उसको गुड्स क्रेडिट में बेच दिए. सो यू हैव सोल्ड हिम गुड्स एंड ही इज़ योर डेटर एंड इवेंचुअली इज़ अनएबल टू पे डेट्स. कुछ हो गया उसके साथ एंड इज़ नॉट एबल टू पे डेट्स. ही हैज़ बिकम what has he become? He has become insolvent. He is unable to pay debts. तो ऐसे debtors को क्या कहते हैं? We call them bad debts. यानी कि हमारी जो debt थी, जो हमको मिलने वाला था, वो अभी bad हो गई है. So it is called as bad debt. And last, depreciation. डेप्रिसिएशन इज इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस असेट्स. इसमें बिजनेस असेट्स लिखना रह गया है, प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस असेट्स. सीधी सी बात है, आपने जो मोबाइल फ़ोन खरीदा होगा 1 साल बाद, क्या आप उसको 1 साल बाद उतने ही पैसों पर बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उसकी वैल्यू कम हुई होगी, पक्की बात है. तो उसी तरीके से जब धीरू भाई अंबानी ने रिफाइनरी इस्टेब्लिश करी थी, तो क्या उस रिफाइनरी की वैल्यू आज भी उतने की उतनी ही है जितने की खरीदी थी? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हुई होगी, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं आप चीज़ को जब यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो उस रिडक्शन इन वैल्यू को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. So this pretty much brings us to the end of this chapter. This is a very important chapter. So prepare it properly and do not forget to like, share and